ओके। वेलकम आप सभी का। और देखिए आज अपन बात करने वाले हैं कि हमारा जो लास्ट टेस्ट रहा था जिसमें हमने ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन की क्लास के ऊपर बेस्ड इक्वेशन रखे गए थे। तो आप लोगों के रिस्पांस भी काफ़ी ठीक थे। और चलिए अब बात करते हैं डिस्कशन की। देखो अपन पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑक्सीजन वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन, है ना, कि कौन से पौधे के अंदर ऑक्सीजन की डिस्कवरी की गई थी। तो जो कैनरी ग्रास होता है ना, ये थोड़ा सा क्या है कि वैसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, तो साइंटिस्ट का नेम भी कई बार आता है और प्लांट का नाम भी अपन को पता होना चाहिए। हालांकि जैसे ओएट है वो तो कर्वेचर मेथड में आता है ना, और फंगस है उसका कनेक्शन जिबरेलिन से है। तो थोड़ा सा आपको साइंटिस्ट के साथ में कौन से पौधे पे काम किया पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कोलियोप्टाइल कर्वेचर, है ना। ऑक्सीजन के रिलेशन में देखें तो अपन जो कोलियोप्टाइल है वो मुड़ जाते हैं, उसको अपन कोलियोप्टाइल कर्वेचर बोलते हैं। तो ये जो बायो ऐसे अपन यूज़ करते हैं वो क्या है ना, इज ए, कि वो क्या चीज़ है। तो देखो जो कोलियोप्टाइल है वो लाइट की तरफ मुड़ती है। तो होता तो है ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन हो क्या रहा है, लाइट की तरफ मुड़ना हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं रिस्पॉन्स। और लाइट की तरफ है तो हम बोलेंगे फोटो। और हमें जो है रिस्पॉन्स जो भी है वो हमें मॉर्फोलॉजी में दिखाई देता है, तो हम इसको बोलेंगे फोटो मॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स। अगर अंधेरे से कुछ होता तो स्कोटो होता, केमिकल है ना, कीमो होता, तो वो सब इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन ये था कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट कोलियोप्टाइल कर्वेचर, जो हमने अभी बात की कि कोलियोप्टाइल है वो मुड़ जाता है ऑक्सीजन की वजह से ना। ओएट सीडलिंग के अंदर जो हम क्लासिकल जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं उसी पे बेस्ट क्वेश्चन था। इज ड्यू टू, तो कोलियोप्टाइल का जो मुड़ना है वो किस वजह से है। देखो आपको ऑक्सीजन के जितने भी क्वेश्चंस आए उन सब में आपको एक ही आंसर देना होता है कि ऑक्सीजन के ग्रेडियंट की वजह से होता है। देखो ट्रांसपोर्ट तो हो रहा था, जब अपन ये बताते हैं ना कि ट्रांसपोर्ट है वो इधर से होता है, जैसे आपकी लाइट इधर से आ रही है ना, तो ट्रांसपोर्ट है वो हमने जो डाउन एरो दिखाया है उधर से हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट से मुड़ना नहीं होता है, एक्चुअल में जो पॉइंट जहाँ से मुड़ता है ये वाला पॉइंट और नीचे का पॉइंट, अगर यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है तो ही ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स आते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जिम्मेदार नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन जो मात्रा होती है वो जिम्मेदार नहीं है, ऑक्सीजन का बनना, हालांकि ये सब तो ऑक्सीजन के बनने के बाद ही होगा। बट रिस्पॉन्स के लिए क्या जरूरी होता है कि जो जैसे आप लीप का एब्सिशन लेंगे या कुछ भी आप रिस्पॉन्स लेंगे तो उसमें दो जगह पे है जहाँ पे आप आपका जो इश्यू है, जैसे कोलियोप्टाइल का इश्यू है ना, तो जहाँ इश्यू है आपका उसके ऊपर नीचे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस है उसको अपन ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट आंसर देना होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन इंड्यूस सेल डिवीजन, कि ऑक्सीजन की वजह से ना, ऑक्सीजन इंड्यूस का मतलब ऑक्सीजन ने जो किया है ना, जो सेल डिवीजन अपन देखते हैं कि ग्रोथ आती है, सेल डिवीजन का मतलब जैसे ग्रोथ आएगी, कोलियोप्टाइल मुड़ जाता है, तो वो हमें कहाँ ग्रोथ कहाँ पे आती है, तो डार्क साइड में होती है। जब कोलियोप्टाइल लाइट की तरफ मुड़ेगा तो ग्रोथ किधर होती है, अपोजिट होती है, यानी कि डार्क फेसिंग रीजन जो है वहाँ रिस्पॉन्स जो है सेल डिवीजन का वो होता है, ग्रोथ होती है, उससे अपोजिट साइड के अंदर हमें फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्स है वो मिलेगा। तो ट्रांसपोर्ट डार्क से होता है और सेल डिवीजन डार्क में होता है, मुड़ना जो है वो लाइट की तरफ होता है, ठीक है। इसके बाद में ये था कि जो एक तो डिस्कवरी होती है, उसके बाद में जैसे ऑक्सीजन के बारे में ये पता लगाया गया कि ऑक्सीजन कोई केमिकल कंपाउंड है, तो उसकी जो रासायनिक प्रकृति है उसका पता सबसे पहले किसने लगाया, तो ये है पॉल, जिन्होंने बताया कि ये एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है और ये मूवमेंट करता है। तो ये जो डिस्कवरी है कि केमिकल नेचर का जो डिस्कवरी है वो पॉल का है, ओके। देखो ये तो सिंपल सी बात होती है कि पौधे की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा जो संश्लेषण होता है वो सूट अपेक्स में होता है, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस वगैरह सब अपन कॉमनली पढ़ते हैं। तो सबसे जो यंगेस्ट पार्ट है यानी कि सूट अपेक्स, वहाँ पे ऑक्सीजन का सिंथेसिस सबसे हाईएस्ट होता है। हाँ, इसके बाद में ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अपन मान सकते हैं
देखो यहाँ पे था कि पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन्स इन प्लांट बॉडी, वो किसका एग्जाम्पल है। तो देखो जब हम प्लांट बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें से ऑक्सीजन का जब ट्रांसपोर्ट होता है तो हम बताते हैं कि जो नेबरिंग सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होती हैं और उनसे होकर के ऑक्सीजन है उसका यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि वो केवल एक ही साइड में जाता है, अपोजिट साइड में, यानी कि कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा ऑक्सीजन, ऊपर से नीचे ही जाता है। तो ये जो हमने डॉट दिखाई हैं ये एक्चुअल में क्या होती है, पिन प्रोटीन्स होती हैं जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो अगर किसी प्रोटीन की वजह से कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो फैसिलिटेट होता है और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होती है, नीचे कॉन्सेंट्रेशन लो होती है। तो कोई भी अगर कंपाउंड अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर में जाता है तो वो डिफ्यूजन होता है। तो ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, ये फैसिलिटेट डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कोई एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं होती है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन भी नहीं है। आंसर क्या आएगा कि जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन का केवल एक हिस्सा है, बस उसी में जो बेसल मेम्ब्रेन होती है केवल वही मिलेगा। फैसिलिटेट डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ओके, फिर यहीं पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन्स हैं उनका क्या नाम होता है। तो दीज आर, है ना, पिन प्रोटीन के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर, एटी, पोलर, ऐसे कोई नाम नहीं है। आपको ध्यान होना चाहिए कि इनको अपन पिन प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद में बात आई थी कि हमारा जो पहला ऑक्सीजन जो कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के केस के अंदर आइडेंटिफाई किया गया, जैसे ऑक्सीजन फर्स्ट जो था उसकी बात नहीं है, ये पूछा गया कि प्लांट्स के अंदर जो पहला ऑक्सीजन आइडेंटिफाई किया गया था, डिस्कवर किया गया था, तो वो है हमारा ऑक्सीजन बी। स्टार्टिंग में ऑक्सीजन ए था, फिर बी प्लांट में हुआ, फिर इनको ऑक्सीजन्स बोला गया। तो थोड़ा सा कि प्लांट्स के रिलेशन में क्वेश्चन है, तो ऑक्सीजन बी बोला गया था उसको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखो यहाँ तक कि विच वन इज ए सिंथेटिक ऑक्सीजन। देखो ये जो सेक्शन है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है कि आपको नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन्स कौन से हैं और जो सिंथेटिक ऑक्सीजन्स कौन से हैं ये पता होना चाहिए। तो जो इंडोल ब्यूटारिक एसिड है ये सिंथेटिक ऑक्सीजन्स की कैटेगरी में आता है, IAA, IPA, ये नेचुरल ऑक्सीजन्स हैं। तो आपका नेचुरल का टेबल और सिंथेटिक, और उनमें से फिर बाद में हम कॉमर्शियली जिनका मेन यूज़ करते हैं वो कम से कम आपके पास ये 4-5 जो नाम है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा संभावना बनती है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग सा रह जाता है। ओके, हाँ, अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये जैसे एक जनरल क्वेश्चन होता है कि ऑक्सीजन में से कई बार ये पूछा जाता है कि हम जो 2,4-D है उसको हम एक हर्बिसाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम भी डाला गया था कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो है वो क्या है, इज ए, है ना। तो नेचुरल ऑक्सीजन तो वो नहीं है, सिंथेटिक ऑक्सीजन वो है, ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है विथ हर्बिसाइड सेंसिटिविटी। अब देखो हर्बिसाइड तो वो खुद है, सेंसिटिविटी तो प्लांट का फीचर होता है, तो इसलिए सेंसिटिविटी लागू नहीं हो सकता ना। हर्बिसाइड तो वो है बट सेंसिटिविटी 2,4-D का रोल नहीं है, वो प्लांट का फीचर होता है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। वो एक कॉमन हर्बिसाइड है, यस, अभी इनमें सब में यही बचता है कि वो एक कॉमन हर्बिसाइड है। अब देखो चौथा ऑप्शन में लिखा था ब्रॉड लीव्ड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का कोई ब्रॉड लीव नैरो लीव से कनेक्शन नहीं होता है, वो तो ब्रॉड लीव हर्बिसाइड है। तो हमारे जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें कंफ्यूजन जो रहता है ना कि आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आपका ऑप्शन वो गलत टिक हो जाता है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़ना, और लैंग्वेज के अंदर भी जो आपको ऑप्शन में दिया है उसको लास्ट तक पढ़ना कि उसमें क्या बोला गया है। ओके, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस को लेके है, तो बिल्कुल से अपन को पता रहना चाहिए कि जब ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है तो जो अमीनो एसिड काम में आता है होता है ट्रिप्टोफान, क्योंकि आपको थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर का पता है तो एरोमेटिक है ऑक्सीजन, और एरोमेटिक जो अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान, हालांकि फेनिल एलेनिन है वो भी एरोमेटिक है लेकिन उसका कनेक्शन नहीं है, ट्रिप्टोफान से सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये था कि ऑक्सीजन बनता भी है, ऑक्सीजन के कंजुगेट्स भी बनते हैं, ऑक्सीजन का डिग्रेडेशन भी होता है। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का डिग्रेडेशन कहाँ होता है? तो ऑक्सीजन का जो डिग्रेडेशन है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉक्सीडेज एंजाइम्स हैं वो काम करते हैं।
अगर थोड़ा सा आपको ये क्लास से ये चीज़ याद रह गई हो तो ऑक्सीजन का डिग्रेडेशन है वो प्रॉक्सीडेज एंजाइम्स करते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो जो प्रॉक्सीडेज है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो प्रॉक्सीसोम्स में पाए जाते हैं। तो आंसर क्या देगा अपन, प्रॉक्सीसोम्स के अंदर होगा। नेक्स्ट वन कि जब ऑक्सीजन को आप तोड़ते हैं यानी कि प्रॉक्सीसोम्स के अंदर जब इसका डिग्रेडेशन होता है, जैसे एक तो होता है ना कि संश्लेषण ट्रिप्टोफान से हुआ, तो अगर आप इसको डिग्रेड करते हो तो डिग्रेडेशन का प्रोडक्ट क्या बनता है, तो वो है ऑक्जिनडॉल, है ना। तो ये वैसे इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक एंगल से देखेंगे कि ऑक्सीजन का संश्लेषण किससे होता है, ट्रिप्टोफान से होता है, सबको पता है। अगर ऑक्सीजन से अगर क्वेश्चन पूछा तो वो डिग्रेडेशन से भी पूछ सकता है, तो उसका डिग्रेडेशन का उत्पाद क्या बनता है, ऑक्जिनडॉल बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अपन मान सकते हैं, क्योंकि जैसे अपन बात करें कि इन स्प्लिट पी स्टेम कर्वेचर, कि हमारे पास जो पी का स्टेम होता है उसको अपन स्प्लिट करके उसको ऐसे बाइफर्केट कर देते हैं, ऐसे में काम में लेते हैं बायो से ना। एक तो कोलियोप्टाइल का कर्वेचर मेथड होता है, एक अपन पी स्टेम कर्वेचर मेथड काम में लेते हैं। तो वहाँ जब हम ऑक्सीजन को अप्लाई करेंगे तो हमें दिखाई क्या देता है ना, ये पूछा है। तो हमारे जो ये कर्वेचर हैं वो हमें किस तरफ मिलेंगे, अंदर की तरफ मुड़ेंगे, यानी कि जो हमने स्प्लिट किया है वो दोनों जो पार्ट्स हैं स्टेम के वो अंदर की तरफ मुड़ते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर वो ऐसे हो जाएगी। तो स्टेम इनवर्ड बेंडिंग शो करता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो फोकस है वो कोलियोप्टाइल के ऊपर रहेगा आपका, कि आप कोलियोप्टाइल के हिसाब से पूरा याद करते हो, लेकिन बायो ऐसे तो ये भी है, तो एक माइनर है लेकिन थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, तो यहाँ से कोई चीज़ पूछी जा सकती है तो अपन ने इसको बिल्कुल से अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट था कि ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स के अंदर जैसे सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, ग्रोथ आती हैं, तो जो सेल वॉल है वो कमज़ोर होते हैं, उसकी लूजनिंग आती है, सेल वॉल की लूजनिंग आती है। तो सेल वॉल की लूजनिंग एज एन ऑक्सीजन रिस्पॉन्स एंड डिपेंडेंट ऑन, कि सेल वॉल के अंदर जो लूजनिंग है वो किस वजह से होती है। तो उसमें आपको आंसर ये देना होता है कि जो सेल है वो ऑक्सीजन के रिस्पॉन्स के अंदर जो H+ है उसको बाहर भेजती है, और उसके एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से जब H+ बाहर जाएंगे तो बाहर एसिडिक एनवायरनमेंट बनेगा, उससे जो सेल वॉल है वो कमज़ोर होती है और फिर सेल है वो ऐसे अपने वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज कर पाती है। तो प्रोटॉन्स हैं वो बाहर जाते हैं कि H+ का इफ्लक्स होता है। वैसे आपको ये भी ध्यान दे सकते हैं कि कोई क्वेश्चन इस लेवल का हो सकता है कि H+ के बाहर जाने का जो काम है वो है H+ पंप से। अब इसको आप ध्यान देना कि ऑक्सीजन खुद जाता है वो तो है पिन प्रोटीन, वो तो है फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और ऑक्सीजन के कहने पे प्रोटॉन बाहर जाते हैं वो है पंपिंग, है कि वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन अपन मान सकते हैं कि एक बढ़िया लेवल है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कि अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें कि बागवानी की बात करें कि इन हॉर्टिकल्चर एक्सेसिव ब्रांचिंग, जैसे गुलाब के अंदर हम इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं कि ज़्यादा फूल लेने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर से प्रूनिंग करते हैं, कटाई करते हैं, तो नीचे से और शाखाएं निकलती हैं। इन रोज प्लांट इज ड्यू टू, तो गुलाब के पौधे के अंदर जो खूब सारी शाखाएं निकलती हैं उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि एपिकल बड को अपन डिस्टर्ब करते हैं, तो मेंटेनेंस नहीं है। एपिकल बड को अपन डिस्टर्ब करते हैं, एपिकल डोमिनेंस को डिस्टर्ब करते हैं, तो डिस्टर्बेंस है ना कि मेंटेनेंस। लेटरल बर्ड्स हैं वो ग्रो करती हैं, यस, जब अपन उसको काट देंगे तो लेटरल बर्ड्स हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, तो आंसर तो ये आएगा। एपिकल बर्ड की हाइपर एक्टिविटी नहीं है, एक्सेसिव एपिकल ग्रोथ है वो नहीं है, तो लेटरल बर्ड प्रोलिफरेशन है, एपिकल बर्ड से जुड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। ये था कि विच ऑक्सीजन इज यूज फॉर एंटी लॉजिंग बेनिफिट। देखो ये जो कनेक्शन है इस क्वेश्चन का वो राइस से है कि पौधे जो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो उनमें जब दाने बनते हैं तो वो बीच में से टूट जाता है, उसको अपन लॉजिंग बोलते हैं। तो एंटी जिब्रेलिक एसिड की तरह अपन को काम कराना होता है कि जिब्रेलिक एसिड पौधे को लंबा करता है
और हम कौन सा ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जिससे पौधे की लंबाई है वो ज़्यादा वृद्धि नहीं करती और पौधा है वो बीच में से नहीं टूटता। तो एंटी लॉजिंग बेनिफिट के लिए हम NAA जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करते हैं नैप्थलीन एसिटिक एसिड का। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये था कि व्हाट इज इनकरेक्ट, कि गलत क्या है वो बताना है, ऑक्सीजन के एक्शन में जो नहीं आएगा वो अपन बताएंगे। देखो अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, नर्सरी की बात करें, तो हमारी जो स्टेम की कटिंग्स हैं उनसे जड़ें निकालने के लिए ऑक्सीजन काम करता है। ठीक है, इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है ना, उसको सप्रेस करता है। आपने अभी जो ये एंटी लॉजिंग वाला पढ़ा तो यही चीज़ थी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम को वो सप्रेस करता है। और जो बूसी ग्रोथ आती है यानी कि जो लेटरल ब्रांचेज ज़्यादा निकलती हैं तो ऑक्सीजन है ना, जब आप एपिकल बड को काट देते हैं तो उससे क्या होता है कि लेटरल बड है वो काम करने लग जाते हैं। फिर आपने ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन का संश्लेषण तो ग्रोविंग टिप में होता है। तो कहने का मतलब है कि एक बार तो ग्रोविंग टिप ये होती है, लेकिन आप इसको काट देते हैं तो फिर ग्रोविंग टिप वो कई सारी हो जाती हैं और उन सब से फिर ग्रोथ आती है, तो उससे बूसी ग्रोथ आती है। तो ऑक्सीजन से ये भी होता है। अब लास्ट वन जो था कि लीफ एब्सिशन, तो ऑक्सीजन लीफ एब्सिशन करता नहीं है, लीफ एब्सिशन को वो प्रिवेंट करता, रोकता है। तो आंसर अपन को क्या देना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का एक्शन नहीं है ये। लीफ एब्सिशन करना ऑक्सीजन का काम नहीं है, स्टेम रूटिंग करना ऑक्सीजन का काम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम को रोकना उसका काम है, बूसी ग्रोथ उसका काम है, लेकिन लीफ एब्सिशन ऑक्सीजन का काम नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं अपन। ये था कि इफेक्टिव पिकिंग ऑफ कॉटन बॉल्स है ना, कि एक भी हमने ऑक्सीजन का ये भी एप्लीकेशन पढ़ा था कि जो कपास की जो बॉल्स होती हैं उनको जब किसान इकट्ठा करना चाहते हैं तो बॉल्स के जस्ट पास में जो पत्तियां हैं उनको गिराना होता है। तो वो पत्तियां अगर गिर जाती हैं तो ऊपर केवल बॉल बचेगी, उसको आराम से पिकिंग कर सकते हैं। तो कपास के पौधों में बॉल्स को पिकिंग करने के लिए फार्मर है वो यूज करता है, किसका यूज करता है, तो वो है एंटी ऑक्सीजेंस, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से तो क्या है कि ग्रोथ आएगी, और एंटी ऑक्सीजन की वजह से क्या है कि जो बॉल के जस्ट पास वाली पत्तियां होती हैं वो गिर जाएंगी, यानी कि उनका एब्सिशन हो जाएगा और बॉल है वो आराम से पिकअप हो जाती है। तो एंटी ऑक्सीजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट था कि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, कि इनकरेक्ट बताना है। देखो पोटैटो स्प्राउटिंग है ना, उसको रोकने के लिए अब इसमें क्या है कि जैसे सही गलत का मतलब नहीं है, कनेक्शन है या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो जब अपन पोटैटो को स्टोर करते हैं तो वहाँ वो आलू उगे नहीं है ना, स्प्राउटिंग को रोकने के लिए हम NAA का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैंगो के अंदर हर साल मैंगो का प्रोडक्शन बराबर आता रहे इसके लिए हम सिंथेटिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत है, ये नेचुरल ऑक्सीजन है, ये गलत हो जाएगा, तो ये इसलिए इनकरेक्ट में चला जाएगा। सीडलेस फ्रूट्स आपको प्राप्त करने हैं तो आप IPA का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंथेटिक ऑक्सीजन में 2,4-D जो एक हर्बिसाइड है वो आता ही है। तो मैंगो प्रोडक्शन के लिए हम IAA का इस्तेमाल नहीं करते, हम नेचुरल की जगह पे हम सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये अगला जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन था जिब्रेलिक एसिड वाले सेक्शन से, कि चावल के अंदर जो राइस फुल सीडलिंग डिजीज होती है उसको अपन बैकेनेट डिजीज भी बोलते हैं, वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई से होती है। तो क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो मेन पूछा जाएगा वो सब तो बता ही दिया, अब तो उससे आगे की बात हो रही है कि हमारा जो फंगस है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो आंसर है एस्कोमाइसीड का फंगस है ना, ये वैसे आपको फंजाई से भी पता होना चाहिए। और फिर अगला क्वेश्चन था कि जिब्रेलिन्स हैं उनका संश्लेषण कहाँ से होता है। देखो इसमें आंसर है वो अपन को जिरेनिल पायरोफॉस्फेट इसलिए देना पड़ेगा GPP, क्योंकि जो हमारा एसिटिल कोएंजाइम A से GPP तक का रिलेशन है वो होता है ट्रपीन का रास्ता, ट्रपीन बायोसिंथेसिस। अब इससे आगे जो बनाएंगे वो हमारा जिब्रेलिक एसिड है। तो एक लाइन जो आती है GPP तक वो तो क्या है कि कॉमन है, ट्रपीन भी उसी रास्ते से बनता है, आइसोप्रीन भी उसी रास्ते में बनती है, लेकिन उससे आगे चलेंगे तो लाइन हमारी जिब्रेलिक की सेपरेट होती है। तो आंसर देंगे अपन GPP। तो IPP तो बहुत पहले बन जाता है, FPP का इससे कनेक्शन नहीं है। GA12 है वो तो एक पहला जो जिब्रेलिन बनता है पेरेंटल, उसका नाम होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन जो था कि पेरेंट जिब्रेलिन कंपाउंड, पेरेंट का मतलब जिससे बाद के या जो मैन जितनी भी डाइवर्सिटी है कि जो भी अलग अलग प्रकार के जिब्रेलिन्स हैं वो सारे जिससे बनते हैं वो पेरेंटल होता है। तो पेरेंटल जो है वो Ga12 है। तो Ga12 जो पेरेंटल जिब्रेलिन बनता है उससे बाद में फिर आगे के जितने भी जिब्रेलिन्स हैं वो सब संश्लेषित होते हैं। तो पेरेंटल Ga12 आएगा। हाँ बोलिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये था कि बायो एक्टिव Ga3 जो फॉर्म होते हैं कि जो जिब्रेलिक का बायो एक्टिव फॉर्म है Ga3 जिसको अपन बोलते हैं, उसका संश्लेषण कहाँ होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये साइटोसोल के अंदर है ना संश्लेषित होते हैं। जो Ga12 है उसके बाद में बनता है तो वो लोकेशन साइटोसोल होती है। ओके। नेक्स्ट है कि फाइंड करना अपन को इनकरेक्ट मैच फॉर जिब्रेलिन, कि जिब्रेलिन के लिए जो गलत है वो अपन को बताना है। देखो डार्क ग्रोन सीडलिंग जो होते हैं अंधेरे में आपने जिनको उगाया है वो पहले से क्या होते हैं, इट्यूलेटेड होते हैं। क्योंकि पौधे हैं वो अगर आप अंधेरे में उगाओगे तो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो उस लंबे पतली कंडीशन को अपन बोलते हैं इट्यूलेशन। तो पैल ग्रीन कलर के होते हैं। तो जो पहले से लंबा है या इट्यूलेटेड है वो और लंबा नहीं होता, तो उसमें स्टेम इलोंगेशन वो नहीं आएगा। तो इनकरेक्ट में तो यही चीज़ आनी है। लाइट ग्रोन सीडलिंग जो होते हैं उनके अंदर जो हाइपोकोटाइल थिकनिंग है वो इससे जुड़ती है। जो सिरेल एंडोस्पर्म है उसमें अल्फा मैलेज का सीक्रेशन इससे जुड़ता है। जेनेटिकली कोई ड्वार्फ है जिसके अंदर जिब्रेलिक एसिड नहीं बन रहा, उसको अपन बाहर से जिब्रेलिक दे करके उसको स्टेम वाइज अपन लंबा कर सकते हैं। तो डार्क ग्रोन के अंदर हम और लंबा नहीं कर सकते। तो आंसर गलत वाइज क्या रहेगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि ये भी एक काफ़ी अच्छा सा लेवल होता है कि पालक के अंदर जब फ्लावरिंग आती है तो उसको अपन बोल्टिंग बोलते हैं। अब बोल्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में पालक है उसमें छोटे पत्ते पत्ते होते हैं बस, है ना। और जब बोल्टिंग आती है तो वो उसमें क्या होता है कि जो पत्ते हैं वो फिर जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है उस पर आने लग जाते हैं और फिर फ्लावर भी आ जाते हैं। तो ये जो एक्सिस बनती है ना ये फ्लावरिंग के टाइम पे बनती है। तो इसके लिए क्या जरूरी है ना, वो क्या है। अब इसमें देखो दो चीज़ें आती हैं कि पालक है उसमें फ्लावरिंग के लिए जो लॉन्ग डे कंडीशन है वो जरूरी है ना। कि तो फोटो पीरियड आएगा कि अगर फोटो पीरियड नहीं है ना, पहला जो सेंस होता है वो लाइट का ड्यूरेशन है फोटो पीरियड, उसके बाद में जिब्रेलिक एसिड है उसका संश्लेषण होगा और फिर पौधे की लंबाई है उसमें वृद्धि होती है। तो दो चीज़ें आ जाती हैं कि पहले पौधे को फोटो पीरियड मिलना चाहिए फिर जिब्रेलिक एसिड मिलना चाहिए या बनता है उसके अंदर, तो बोल्टिंग है वो ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो ओनली जिब्रेलिक एसिड एक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जिब्रेलिक एसिड के एक्शन को लेके गलत क्या है वो बताना है। देखो फ्लावरिंग इन अगेव, जो आपने अभी बोल्टिंग पढ़ा वैसे अगेव के पौधे होते हैं, ऐसे सक्यूलेंट होते हैं, उसमें भी फ्लावर्स आते हैं, तो वो भी क्या है जिब्रेलिक एसिड के एक्शन से ही होता है, तो वो सही बात है। वुडी ट्रीज के अंदर जैसे आप विंटर के अंदर जो ट्रीज हैं उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, बाद में जब आप वर्नलाइजेशन करते हैं तो उसमें वापस फ्लावर्स आते हैं, तो वहाँ भी ऑक्सीजन का संश्लेषण ही आता है, तो वो भी सही बात है, उसके एक्शन में आ जाएगा। स्टेम का इलोंगेशन है ना, कि स्टेम का इलोंगेशन आप इसको ले सकते हैं क्योंकि ये स्टेम ही है, तो ये भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। सीड डोरमेंसी को जिब्रेलिक एसिड है वो नहीं करता, सीड डोरमेंसी को वो क्या करता है, ब्रेक करता है। तो जहाँ वो उसके रोल पॉजिटिव हैं उसमें ये पहला वाला वुडी वाला स्टेम इलोंगेशन के अंदर आप बोल्टिंग के टाइम पे ले सकते हैं। वैसे स्टेम इलोंगेशन के अंदर आपको जिब्रेलिक एसिड तो काम कर ही रहा है, सॉरी ये तो अपन इंटर कैलोरी में स्टेम में लेते ही हैं, इंटर कैलोरी वाला तो वो इश्यू नहीं था। तो सीड डोरमेंसी को मेंटेन नहीं करता, सीड डोरमेंसी को तोड़ता है, यानी कि ये एक्शन में नहीं है, सीड डोरमेंसी को डिस्टर्ब करने में जाएगा। क्वेश्चन जो था वहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कुछ जो कुकुमिस की प्रजातियाँ होती हैं उनमें जिब्रेलिक एसिड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर, तो वहाँ पे हमने नोट किया था कि जो मेल फ्लावरिंग है वो प्रमोट होती है। तो जिब्रेलिक एसिड के रिस्पॉन्स के अंदर मेल फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं,
वो हर प्लांट की बात नहीं है, कुछ एग्जाम्पल आपने लिए थे, उसी में कुकुमिस प्लांट्स भी आपने लिए थे। ऐसे था कि इन प्लांट्स जिबरेलिक एसिड ट्रीटमेंट कैन सब्सटीट्यूट। देखो ये क्या था कि एक्चुअल में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो ऑप्शन है वो ज़्यादा एग्जैक्टली काम नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा ऑप्शन सही नहीं लिखे गए, फिर भी इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे रेड लाइट के रिक्वायरमेंट को जिबरेलिक एसिड है वो सब्स्टिट्यूट करता है ना। जैसे जो फोटोब्लास्टिक शीट्स होते हैं, अगर हमारे पास फोटोब्लास्टिक शीट्स होते हैं तो हम उनको रेड लाइट देते हैं, रेड लाइट के रिस्पॉन्स में जिबरेलिक एसिड बनता है, उसके रिस्पॉन्स के अंदर बीज है वो जर्मिनेशन देते हैं। तो अगर हम रेड लाइट ना दें और डायरेक्टली बना हुआ जिबरेलिक दें तो लाइन है वो यहाँ से चालू हो जाएगी और जर्मिनेशन वो आ जाएगा। तो ये तो उसका सब्स्टिट्यूट है कि जिबरेलिक एसिड दे के हम रेड लाइट ना भी दें तो चलेगा। पोलिनेशन का जो मामला है वो जैसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनते हैं वो ऑक्सिन से कनेक्ट होता है ना कि जिबरेलिन से, ये तो वैसे भी नहीं आना। अब सीड जर्मिनेशन बच जाता है कि वो सीड जर्मिनेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि सीड जर्मिनेशन तो लास्ट का फिनोमेना है, तो अपन जिबरेलिक एसिड देख के सीड जर्मिनेशन ना हो या सीड जर्मिनेशन को हम हटा दें तो इसलिए ये फिट नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। बाकी ऑल ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं था, ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था बस। बाकी रेड लाइट के ट्रीटमेंट को सब्स्टिट्यूट करता है। पॉलिनेशन वाला जो इश्यू है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो क्वेश्चन आपको डिलीट ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आता है कि थॉमसन ग्रेप्स क्या है ना। जैसे सीडलेस ग्रेप्स है ना, ये सारे नाम तो आते रहते हैं कॉमनली, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि थॉमसन ग्रेप क्या है या थॉमसन अंगूर क्या होते हैं, तो जिबरेलिक एसिड इंड्यूस्ड है वो। देखो एक तो होता है ट्रीटेड का मतलब तो ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ आपके पास और बाद में आपने उसका ट्रीटमेंट किया है ना, वो ट्रीटेड में आता है। और किसी की वजह से कुछ हुआ है वो होता है इंड्यूस। जैसे जिबरेलिक एसिड का अपन ट्रीटमेंट देते हैं, उससे फिर बाद में जो अंगूर के जो स्टॉक्स हैं वो लंबे हो जाते हैं, तो फिर वहाँ जो गुच्छा बनता है उसमें जगह ज़्यादा आ जाती है, अंगूर बड़े भी होते हैं, उनके बीच में हवा भी आराम से पास होती है, तो डिजीज भी कम होती है। तो ऑक्सीजन अप्लाई करने के बाद में अंगूर बनाता, एक्चुअल में बात ये है ना कि हमने बने बनाए अंगूर को उससे ट्रीट कराया है, तो इसलिए ट्रीटेड गलत है, इंड्यूस्ड है वो। हाइब्रिड ग्रेप्स नहीं है, सीडलेस ग्रेप्स हैं, वो अपन नहीं बोलेंगे क्योंकि जो ऑप्शंस हैं उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो सीडलेस से बड़ी चीज़ें हैं, और सीडलेस का जो मामला है वो तो ऑक्सीजन से जुड़ता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ड्यूरिंग स्टोरेज ऑरेंज के अंदर रिंड डिसऑर्डर जो होता है वो किसकी वजह से होता है ना। जो संतरे होते हैं वहाँ उनका जो स्टॉक होता है ना, उसके आसपास जो स्किन है उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसको अपन रिंड डिसऑर्डर बोलते हैं, अपनी क्लास में बात की थी। वो जिबरेलिक एसिड की कमी की वजह से होता है, जिबरेलिक एसिड है उसकी मात्रा कम हो जाती है, उसकी वजह से रिंड डिसऑर्डर वो कोज होता है। तो एक्सेस का मतलब नहीं है सिंथेसिस, एप्लीकेशन, ये सब नहीं है। अगला क्वेश्चन था कि जो जर्मिनेटिंग ग्रैन्स होते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन है वो सीरियल्स का, ग्रैन्स का उस हिसाब से आता है। तो जिबरेलिक एसिड का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो एलुरोन लेयर के अंदर होता है। तो एलुरोन लेयर के अंदर ही संश्लेषण होता है, वहीं पे उसका एक्शन होता है, और एक्शन के अंदर अल्फा अमाइलेज बनता है, और अल्फा अमाइलेज एलुरोन सेल से स्रावित होता है, फिर वो काम करता है एंडोस्पर्म पे, और एंडोस्पर्म जब टूटता है तो फिर उससे बनते हैं सुगर्स, और उन सुगर्स को फिर स्कूटेलम है उससे सोखा जाता है, और फिर एम्ब्रियो है वो ग्रोथ करता है। तो ऐसे ये सारा मामला होता है। तो सिंथेसिस जो है वो एलुरोन में है, तो आंसर विल बी सेकंड। ऐसे था कि जो पहला प्लांट्स के अंदर आइडेंटिफाई किया गया जो साइटोकाइनिन जो कि जियामेस से था, उसको बाद में जिएटिन नाम दिया गया था, तो वो किन्होंने किया, तो साइंटिस्ट का नेम है लेथम। तो ये तो डायरेक्टली आपको तैयार करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था कि साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग। तो जैसे ऑक्सीजन का संश्लेषण ट्रिप्टोफान से होता है, साइटोकाइनिन का संश्लेषण वो किससे होता है, तो एडेनिन से होता है ना। साइटोकिन, साइटोसिन है ना, ये सब नहीं है।
कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा। ऐसे अपन बात कर सकते हैं कि साइटोकाइनिन्स हैं वो हमें किसके हिस्से के रूप में मिलते हैं, यानी कि जो साइटोकाइनिन्स हैं वो किसका हिस्सा होते हैं, तो mRNA का, RNA का ऐसा नहीं है, वो कुछ tRNA का पार्ट होते हैं और वहाँ से वो अपना बायोलॉजिकल एक्शन भी दे सकते हैं। तो सारे RNA एग्जाम्पल नहीं होते, कुछ tRNA हैं वो साइटोकाइनिन के रूप में बिहेव करते हैं कि उनके अंदर जो साइटोकाइनिन मोइटी है, जो पार्ट होता है वो पाया जाता है। तो आंसर आएगा tRNA। हाँ देखिए, यहाँ से आपको ये बताना था कि अगर आपको किसी भी पौधे से या किसी भी ऑर्गेनिज्म से कोई भी चीज़ प्राप्त करनी होती है तो उसको अपन बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो साइटोकाइनिन अगर को आपको प्राप्त करने तो आप कहाँ से प्राप्त करोगे, तो इन सारी चीज़ों का आंसर देना होता है कि हम कोई भी चीज़ वहाँ से प्राप्त करते हैं जहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। तो साइटोकाइनिन की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो जर्मिनेटिंग जो सीड्स हैं, सॉरी जो इमेच्योर सीड्स हैं, है ना, जो अभी मैच्योर हो रहे हैं, यानी कि जो इमेच्योर एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस भी बोल सकते हैं, इमेच्योर सीड बोल सकते हैं। तो मैच्योर सीड्स के अंदर इसकी मात्रा कम हो जाती है, राइप फ्रूट से कोई मतलब नहीं है, ग्रोविंग रूट से कोई मतलब नहीं है। इमेच्योर सीड्स और कोकोनट के मामले के अंदर जो इमेच्योर एंडोस्पर्म है ना, अगर कोकोनट का मामला होता है तो वो एंडोस्पर्म आ जाएगा। ओके, तो जब आप कोई क्वेश्चन करते हो तो साइड बाय कोई और लॉजिक है तो वो भी आप क्लियर करके रखा करो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि विच वन इज नॉट ए बायोएसे फॉर साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन के बायोएसे में क्या क्या होता है, कैलस कल्चर अपन लेते हैं, सीड जर्मिनेशन अपन लेते हैं, लीफ सेनेसेंस को रोकने के अकॉर्डिंग हम बायोएसेस का करते हैं, फ्लावरिंग से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो आंसर विल बी फ्लावरिंग। ठीक है, इसके बाद में था कि हमने ये क्लास में फाइंड आउट किया था कि कुछ रस्ट फंजाई जब इन्फेक्शन कोज करते हैं तो पत्तियों के अंदर हरे रंग के निशान बनते हैं जिनको अपन ग्रीन आइलैंड्स बोलते हैं। तो ये जो निशान बनते हैं वो क्या है, तो इसमें अपन को बताना होता है कि पत्ती के ऊपर ये जो निशान है जहाँ पे ये ग्रीन कलर ज़्यादा है, ऑक्सीजन एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो ज़्यादा चल रहा है, अच्छे से ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या है, साइटोकाइनिन रिच एरिया है। पैथोजन वहाँ पे बाद में आएगा, वो बाद की बात है। साइटोकाइनिन की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है, ऑक्सीजन रिच नहीं है, सेनेसेंस एरिया नहीं है। सेनेसेंस तो बाकी बची हुई पत्ती है वो सेनेसेंस होती है, तो बाकी पत्ती वो तो पीले रंग की पड़ गई और ये ज़्यादा गहरे हरे रंग के निशान है, इसलिए आप इनको क्या बोलते हैं, ग्रीन आइलैंड। तो साइटोकाइनिन रिच एरिया होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये था कि जो रिचमंड लैंज इफेक्ट होता है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है कि आप डायरेक्टली बाय नेम एक इफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि रिचमंड लैंज इफेक्ट क्या होता है। देखो, ये साइटोकाइनिन की वजह से होने वाला सेनेसेंस नहीं है, है ना। साइटोकाइनिन सेनेसेंस करता ही नहीं है, साइटोकाइनिन तो सेनेसेंस को रोकता है, तो ये तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए। साइटोकाइनिन की वजह से या साइटोकाइनिन को आप अप्लाई करें तो सेनेसेंस वो रुक जाता है, यानी कि उसमें देरी हो जाती है, सेनेसेंस वो जल्दी नहीं होके धीरे होता है, उसको अपन बोलते हैं डिलेड सेनेसेंस। तो रिचमंड लैंड इफेक्ट के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि साइटोकाइनिन का एप्लीकेशन करने पे जो पत्तियां हैं उनमें सेनेसेंस वो धीरे हो जाता है। क्लोरोफिल डिग्रेडेशन स्टेट या एक्सेसिव सेल डिवीजन स्टेट ये सब नहीं है। हालांकि सेनेसेंस के दौरान क्लोरोफिल डिग्रेडेशन होता है, एक्सेसिव सेल डिवीजन है वो साइटोकाइनिन के रिस्पॉन्स में होता है, लेकिन एक्चुअल जो इफेक्ट है उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप साइटोकाइनिन लगाएंगे तो सेनेसेंस वो धीरे हो जाता है, यानी कि डिलेड सेनेसेंस। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा क्या है कि बार बार ये पूछा भी जाता है, आपको इसका आइडिया भी होना चाहिए कि फॉर कैलस मॉर्फोजेनेसिस। जब देखो आप कैलस की बात करते हो, एक दूसरा क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर का, तो दो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। कैलस का मतलब तो होगा कि आप इन विट्रो अप्लाई करेंगे जो भी आपका रेश है उसको, और हॉर्टिकल्चर का मतलब हो गया कि जो स्टेम की कटिंग्स है उन पे बात होगी। तो मैटर तो वही है कि साइटोकाइनिन ऑक्सीजन रेशियो की बात हो रही है, लेकिन पहला क्वेश्चन करते हैं अपन 41 वाला कि हाई अगर ऑक्सीजन अपॉन साइटोकाइनिन रेशियो, यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है साइटोकाइनिन बहुत कम है,
तो ये रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है ना। आपने एक टेबल भी बनाई है ना, एक पूरा उसका जो हमने इफेक्ट था उसको देखा था, तो वहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर करनी है। क्वेश्चन जो है वो हाई या लो बस ऐसे आएंगे, इंटरमीडिएट जैसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट ध्यान सिर्फ ये देना है कि अगर आप कैलस के ऊपर बात कर रहे हो तो आंसर उसके हिसाब से देना है, और हॉर्टिकल्चर में जो हम ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, जो अपन कटिंग से पौधे तैयार करते हैं, मेनली स्टेम कटिंग बात आती है, तो उसके हिसाब से आंसर देना होता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है 42 उसमें था कि हॉर्टिकल्चर के अंदर अगर हम लो ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन रेशियो काम में लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन कम है, साइटोकाइनिन ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन ज़्यादा था, तो रिवर्ट कर दिया आपने, तो एक्सिलरी शूट ग्रोथ आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये था कि मैच्योर जो सीड्स होते हैं दे आर रिच इन, देखो ये बार बार सीड्स के बारे में क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा एक हार्मोन्स को लेके अपन को ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीजन से तो इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। जिब्रेलिक एसिड जो है मैच्योर सीड्स के अंदर उसकी मात्रा कम हो जाती है, साइटोकाइनिन का लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो मैच्योर सीड्स रिच किस में होते हैं? एब्सिसिक एसिड में होते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन में है भी नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आंसर फोर्थ वन देना पड़ेगा अपन को। और फिर अपन बात कर लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कि जिब्रेलिन्स आर हाईएस्ट इन। तो जब बीज जर्मिनेट करते हैं या हम जब बीजों को भिगो देते हैं तो एल्यूरोन में से अल्फा एमाइलेज निकल के और बाद में सारी एक्टिविटी होती है, तो जर्मिनेटिंग सीड या भिगे हुए बीज आएंगे। ये जर्मिनेटिंग भी यही है कि जैसे अपन बीजों को भिगो देंगे तो वो एम्बाइबिशन कर लेते हैं और उनमें प्रोसेस चालू हो जाती है। तो भिगे हुए बीज या जर्मिनेटिंग सीड उसमें होगा। डेवलपिंग सीड्स के अंदर तो साइटोकाइनिन की मात्रा होती है, और मैच्योर सीड्स के अंदर एब्सिसिक एसिड की मात्रा होती है। ड्राई सीड मैच्योरिंग सीड एक ही है। तो जिब्रेलिन की हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो जर्मिनेटिंग सीड्स में होती है। ओके, और लास्ट वन क्वेश्चन जो कि एक पैट सा एरिया होता है कि जो अपन नारियल का पानी होता है, कोकोनट मिल्क, जो कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, वो किसका सोर्स है? तो अपन जो इन विट्रो प्रैक्टिसेज होती हैं वहाँ पे एज ए न्यूट्रिएंट इसको इस्तेमाल लेते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले मटेरियल के रूप में भी काम आता है। तो वो साइटोकाइनिन रिच है, सेल डिवीजन को प्रमोट करने में काम आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये हमने जो हमारा पहला टेस्ट है हॉर्मोन्स के, जो ऑक्सीजन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन से 45 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए गए थे। तो ऐसे हम सारे क्वेश्चंस को, जो भी आपके डाउट्स थे, में भी क्लियर हुए होंगे। टेस्ट को आप रीअटेम्प्ट कीजिए, है ना। ऐप के ऊपर ये दोबारा से आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ कुछ टाइम बाद में आपको दोबारा से सारे टेस्ट अटैम्प्ट करने होते हैं, ताकि आपका जो ना जो प्रैक्टिस का लेवल है वो मेंटेन रहे। ओके देन।